हर मुद्दे पर जो बात होती है, राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट होता है, पूरी फोकस अब योगी आदित्यनाथ पर है, उत्तर प्रदेश पर है। योगी आदित्यनाथ जी उन उन जो आपके ऑपोजिशन के नेता हैं उनमें कंपटीशन चल रहा है ये प्रूव करने के लिए कि योगी सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार की पुलिस अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। यही एंगल है कि एक सांप्रदायिक रंग चुनाव के पहले दिया जा रहा है और यही लोग आप पर भी अब एक अलग इल्जाम लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं इस पर आप विस्तृत तौर से जवाब दें, क्योंकि पूरी देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क देख रही है, बहुत लोग लाइव देख रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी इस बात का जवाब दे कि उन पर आरोप लगाते हैं, ओवैसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कि हर मुद्दा योगी आदित्यनाथ के लिए एक चुनावी मुद्दा है। जैसे कि जबरन धर्मांतरण वाला मुद्दा, योगी जी, जो जबरन धर्मांतरण वाला मुद्दा अभी निकला है और जो इसके बारे में डिटेल्स सामने आए हैं, ये पूछते हैं कि ये बात योगी सरकार चुनाव के पहले क्यों ले आई है, आज से 2-3 साल पहले क्यों नहीं लाई। तो उनका सवाल है टाइमिंग पर। देखिए, हम लोग लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाए, जो एक्ट बनाए हैं, यह चुनाव के बहुत पहले बना लिए हैं। दूसरा, हम लोगों ने इस कानून को कहीं दुरुपयोग नहीं किया। प्रदेश के हित में और देश के हित में जहां उपयोग करना था वहां उपयोग कर भी रहे हैं। जो अभी तात्कालिक महत्व से जुड़ा हुआ एक मुद्दा सामने आया है, देखिए, ये केवल धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के पर एक बहुत बड़ी सेंध लगाने का षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसकी आड़ में देखिए, एक घटना कहां से होती है। गाजियाबाद में एक आश्रम में 2 लड़के जाते हैं वहां पर एक संत से मिलने के लिए। उन्होंने बाहर रजिस्टर में जब सुरक्षा कर्मियों ने उनसे पूछा कि नाम अपना बताइए, तो उन्होंने हिंदू नाम बताया। छद्म नाम से वे घुसपैठ करना चाहते हैं। उनकी तलाशी ली गई तो कोई असला नहीं बरामद हुआ, लेकिन उनके जेब में एक सर्जिकल ब्लेड जरूर मिला। और सर्जिकल ब्लेड जब उनके जेब में मिला तो उससे उनको हिरासत में लिया गया, पूछताछ हुई। सामान्य पूछताछ में यह हुआ कि भाई एक सामान्य लोग हैं, हिंदू हैं, सामान्य रूप से मिलने के लिए गए होंगे। लेकिन जब ये जानकारी मेरे पास आई तो मैंने इसी बात को पूछा कि भाई सर्जिकल ब्लेड क्यों? क्योंकि सर्जिकल ब्लेड ऑपरेशन थिएटर में उपयोग होता है और ऑपरेशन थिएटर में इतना यानी इतना शार्प होता है कि यह अगर कोई इसका दुरुपयोग करेगा तो जिस व्यक्ति पे इसका दुरुपयोग कोई करेगा तो मुश्किल से कुछ ही मिनटों में उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो मैंने इसकी तह जाने के लिए कहा, तत्काल मैंने कहा इसको आगे बढ़ाओ। जब हमारी एजेंसियों ने उन्हें पूछना शुरू किया तो ये तथ्य उजागर होने लग गए कि साहब ये जो हिंदू नाम है ये पहले तो हिंदू ही नहीं है, ये तो मुस्लिम है और ये छद्म नाम से घुस रहे थे। फिर ये सर्जिकल ब्लेड कहां से आया? तो फिर पता लगा इनका कुछ प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण में कहां सर्जिकल ब्लेड उपयोग होता है भाई? फिर कहां से इनके सूत्र जुड़े हुए हैं? तब बटाला हाउस का नाम आता है। फिर मोहम्मद उमर गौतम का नाम आता है। मोहम्मद उमर गौतम कौन? 1984 में एएमयू में इसे मुस्लिम बनाया जाता है और फिर इसने तब से बटाला हाउस के माध्यम से पूरे देश 25 राज्यों में इसने अपना तंत्र फैलाया था धर्मांतरण का। और दुनिया की तमाम ऐसी एजेंसियों के माध्यम से इसको पैसा फंडिंग होता है, पैसा हवाला के माध्यम से आता है। और वो सारे हमारे पास सारे प्रमाण है, सारे तथ्य हैं। हमारे यहां पर पूरा एक टीम काम कर रही है। 500 लोगों की टीम को मैंने लगाया है इसमें। कोई एक सामान्य एक व्यक्ति नहीं, एक अधिकारी नहीं, 500 हमारे अधिकारी इस पूरे उसमें लगे हुए हैं। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, मूक बधिर बच्चों को कैसे निशाना बनाते थे। मूक बधिर बच्चों के माध्यम से घर के अंदर घुसपैठ करना, पूरे परिवार को फिर धर्मांतरित करना। मैसेजेस भी, चूंकि एक मूक बधिर बच्चा ना सुन सकता है ना बोल सकता है, उसके मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। व्हाट्सएप के मैसेज आप नहीं पढ़ सकते, मैं नहीं पढ़ सकता हूं। हम विशेष
साइबर एक्सपर्ट ही उन मैसेजेस को निकाल सकता, उसके माध्यम से चीजें हो रही थी। और फिर उन बच्चों को इतना जिहादी बना देना कि उनको सुसाइड स्क्वाड के रूप में महत्वपूर्ण केंद्रों पर हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल करना, आस्था के केंद्रों पर हमला करने में उनका इस्तेमाल करना, वीवीआईपी पे हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल करके यह दुरुपयोग करने की एक साजिश का हिस्सा था। उस बड़े षड्यंत्र को हम लोगों ने पर्दाफाश किया है। हम इसकी तह में जा रहे हैं, हमारे पास पूरे प्रमाण हैं। यह केवल धर्मांतरण तक सीमित मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हम देश के सामने लेकर के आएंगे। योगी जी, जो बातें आपने अभी कही, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसको सुनकर। और ये डिटेल लोगों के बारे में लोगों के पास पता ही नहीं था। अभी भी लोग जो आपको लाइव रिपब्लिक नेटवर्क पर देख रहे हैं, वो अभी रिएक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री को खुद संदेह हुआ पहली बार। और दूसरी बड़ी हेडलाइन जो है कि 500 लोगों की टीम इस पर लगी हुई है। और तीसरी बात जो है, आपको सुन के मुझे लग रहा है कि कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है। और चौथी बात जो मुझे लग रहा है, और मैं चाहता हूं एक और बार इस पर आप रिएक्ट करें, कि मुझे नहीं लगता कि जो लोग चाहते थे इसको एक कंट्रोवर्सी बनाकर, हिंदू मुस्लिम रंग देकर, सांप्रदायिक बनाकर योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पे ले आएंगे। मुझे नहीं लगता आपको सुनकर अभी कि आप इस मुद्दे पे बैकफुट पे जाने वाले हैं। मुझे तो लगता है आप इस पर और आगे कुछ बड़े खुलासे करने वाले। मगर आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया। जो लोग कहते हैं इलेक्शन के पहले क्यों, इलेक्शन के पहले क्यों, मैंने उनको कहा उस दिन मेरे प्रोग्राम में जो लोग आए थे, मैंने उनको उल्टा पूछा था कि क्या इलेक्शन के पहले तहकीकात बंद होनी चाहिए, तो उसका कोई जवाब नहीं था। मगर चाहता हूं कि आप उन लोगों को क्या कहना चाहें। षड्यंत्रों का पर्दाफाश मुहूर्त देख करके नहीं होता है। जब कोई भी षड्यंत्र सामने आता है, उसका पर्दाफाश उसी समय किया जाना चाहिए, जिससे कि वह किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय क्षति न करने पाए। और मुझे लगता है यूपी पुलिस और एटीएस की एक कार्रवाई उसी का हिस्सा है। यह कह देना, हर एक नजरिए को चुनाव के साथ जोड़ करके देखना, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति हमारे लिए सब कुछ नहीं, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। हम आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। और इस षड्यंत्र में जो भी संलिप्त होगा उन्हें पर्दाफाश करेंगे, प्रदेश और देश के सामने सच्चाई को लेकर के आएंगे।